ओके, स्टार्ट हो गया। ठीक, बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत बाजपेयी आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। हिस्ट्री स्पेशल के इस बैच में हम लोग अपनी पिछली क्लास में मगध महाजनपद तक की अपनी चर्चा को पूरा कर चुके थे। आज हमको मगध महाजनपद से आगे चलना है। अच्छा, मगध महाजनपद में जो आखिरी राजवंश था उसका नाम था नंद वंश, और नंद वंश के जिस आखिरी राजा की बात हम लोग कर रहे थे उसका नाम था धनानंद। और लगभग यही वो समय था जब हिंदुस्तान की सीमाओं पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए आप लोग। इसको समझिए, ये है हमारा प्यारा आर्यावर्त। उस समय हमारे देश का नाम क्या था? आर्यावर्त था, ध्यान रखना भाई। अच्छा, तो एक तरफ विदेशी आक्रमणकारी यूनान से भारत की तरफ आ रहा था सिकंदर, या इसी को हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर। अच्छा भाई, दूसरी तरफ मगध के अंदर बैठा हुआ था धनानंद, एक घमंडी राजा धनानंद। अच्छा, एक तरफ थे आचार्य चाणक्य, जो कि इस बात को लेकर के परेशान थे कि ये जो विदेशी है सिकंदर, अगर इसको नहीं रोका गया तो ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। और इनका महानतम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। घटनाक्रम को एक बारी फिर से मैं जोड़ दूं तो आचार्य चाणक्य धनानंद के दरबार में गए शुरुआत में, और आचार्य चाणक्य ने धनानंद को यह कहा कि सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए आ रहा है, और अगर इस यूनानी को नहीं रोका गया तो यह पूरे आर्यावर्त के ऊपर में कब्जा कर लेगा, हमारी संस्कृति को तहस नहस कर देगा। धनानंद ने आचार्य चाणक्य को बोला, कपटी ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आने वाला। अब इसको हर बात पे संदेह लगता था। इसने क्या कहा कि अच्छा, तुम चाहते हो कि मेरी सेना इससे लड़ने में चली जाए और मेरे राज्य में विद्रोह हो जाए और मेरे राज्य पे कब्जा हो जाए? मैं ये नहीं होने दूंगा। सिकंदर को आने दो, हम निपट लेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा, अगर वो भारत के आर्यावर्त के अंदरूनी भागों में आ गया तो शायद उससे निपटना नामुमकिन हो जाएगा। वो अपनी सेना को बढ़ाता हुआ चला आएगा, उसकी शक्ति बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस बात को धनानंद ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओके, अभी अल्टीमेटली यहां से हुआ क्या कि आचार्य चाणक्य इसके दरबार से जब बाहर निकले और वो तक्षशिला की तरफ वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एक युवक से, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं बच्चों का एक झुंड था जो कि रथ कीलम, एक खेल होता है, रथ कीलम नाम का एक खेल खेल रहे थे। इस खेल के अंदर में झुंड बना करके जो है एक राजा का रोल प्ले करता है, बाकी उसके सिपाही होते हैं। तो उस एक बच्चे खेल खेल रहे थे और कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की नेतृत्व क्षमता को यहीं पर पहली बार देखा। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, सवाल एक और खड़ा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग इतिहासकार इस बात पर अलग अलग थ्योरीज बोलते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की कोई बात नहीं करती। एनसीईआरटी साफ साफ कह देती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन है उस पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अब मैं इतिहासकारों की बात करता हूं, केसी श्रीवास्तव जी की बात करता हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े जबरदस्त प्रोफेसर। रोमिला थापर की बात करता हूं जेएनयू से। आर.एस. शर्मा की बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जेएनयू दोनों से। ये लोग इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसी निचले वर्ग का है, समाज के क्षत्रिय नहीं है वो एटलीस्ट, और मौर्य कुल को बिलोंग करता था। मौर्य कुल के ऊपर में धनानंद ने हमला किया था
उसको पूरा बर्बाद कर दिया था, उस राज्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य और इसके पूरे परिवार को कैद कर दिया था धनानंद ने। और चूंकि ये बच्चा है तो समय के बीतते हुए क्रम में थोड़ी बहुत ढील मिली होगी, और चंद्रगुप्त मौर्य की माता जी का नाम जो बताया जाता है मुरा नाम बताया जाता है। कहा जाता है कि वो जब कैद की गई तो धनानंद के यहां पर वो दासी का कार्य कर रही थी। लेकिन ये सब थ्योरीज डिबेटेबल हैं, सब पर बहस है। देखो इतनी पुरानी बातें हैं ना कि इतनी पुरानी बातों में से सच को ढूंढ करके लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जी हां, आप इतिहास को पढ़ते वक्त इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि इतिहास को पढ़ते वक्त जब हम अतीत की बात करते हैं, आज से 4000 साल, 5000 साल पहले, 2000 साल पहले की बातें करते हैं, तो हमारे पास उन घटनाओं को जानने के जो साधन हैं, जो स्रोत हैं, वो स्रोत सीमित है। और ऐसे में एक ही बात के ऊपर में कई सारी बातें उभर के सामने आ जाती हैं, कि कुछ खास बातें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जो यहां पर चीजें उपलब्ध थी मैंने सारी बता दी आपको। अब सिकंदर भारत के अंदरूनी भागों की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। सिकंदर जब अफगानिस्तान से गुजरा, जहां पर आज अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है, उस समय यहां पर क्या था, गांधार महाजनपद। और इस गांधार महाजनपद में जो राजा था उसका नाम था आंभी। क्या नाम था इसका, आंभी। आंभी लड़ा ही नहीं सिकंदर से, सरेंडर कर दिया। सिकंदर को मजा आ गया, वाह किस जगह पर मैं आया हूं, यहां पर तो कोई लड़ने ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग यहां से। एक सेकंड रुकिए। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज, आंभी ने सरेंडर कर दिया गांधार महाजनपद में, जहां पर आज का अफगानिस्तान का क्षेत्र है। सिकंदर अब यहां से निकलता हुआ कहां पहुंचा, जहां पर आज पंजाब और कश्मीर वगैरह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पहुंचा। और यहां पर एक राजा था, उसका नाम था पोरस। कई जगहों पर इसका नाम मिलता है पर्वतक, कई जगहों पर इसका नाम मिलता है पुरु। एक ही बंदा है, पोरस, पर्वतक, पुरु एक ही बंदा है। पावरफुल राजा था। अच्छा, सिकंदर पश्चिम से आ रहा था और इस क्षेत्र में जो नदी बहती है वो नदी का नाम है झेलम। नदी का नाम क्या है, झेलम। अच्छा, तो अभी सिकंदर तो कॉन्फिडेंस में है एकदम, उसने इसको मैसेज भेजा पोरस को, हाँ भाई सरेंडर कर दे। पोरस ने मैसेज भेजा सिकंदर को कि अगर मुझसे मुलाकात करने का इतना ही शौक है ना तो युद्ध के मैदान में आ जाओ। दोनों की सेनाएं लग गई झेलम के किनारे, लाव लश्कर लग गए। बारिश का मौसम था। सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया है 326 बीसी में, जिस समय वो आया है बारिश का मौसम था। अब बारिश के मौसम में पहाड़ी नदियां वैसे तूफानी हो जाती हैं। झेलम में पानी बहुत था। 2-3 दिन सेनाएं झेलम के किनारे लगी रही। एक दिन रात में झेलम में पानी घटा, सिकंदर ने रात में ही हमला कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। पोरस की सेना में मदमस्त हाथी थे, युद्ध करने वाले हाथी। युद्ध करने वाले हाथियों की विशेष ट्रेनिंग होती है। युद्ध करने वाले, युद्ध वाले जो हाथी होते हैं उन्हें कई दिनों तक भूखा रखते हैं, और हाथी जब भूख से परेशान हो जाता है तो उसको शराब पिलाते हैं, और फिर नशे में झूमता हुआ फिर चलता है वो युद्ध के मैदान में, और एरावत कंट्रोल करता है उसको जो है। अभी यहां पर है क्या चीज कि सिकंदर की सेना को लगा भाई साहब कहानी खत्म, ऐसा भयानक जीव। लेकिन दलदल का एरिया था ये। पोरस के हाथियों का बैलेंस बिगड़ा और पोरस के हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। महावत उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और ऐसे में पोरस की सेना को ही नुकसान उठाना पड़ा। पोरस हार गया। पोरस को लेकर के सिकंदर के सामने लाया गया। अच्छा, सिकंदर की सेना को इतना नुकसान पहुंचा था कि सिकंदर को लग रहा था यार अब अगर आगे बढ़ना है तो सेना बहुत छोटी हो गई है, कैसे बढ़े आगे।
सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित था और उसके मतलब की चीज भी थी पोरस की दोस्ती, कि अगर पोरस से दोस्ती कर लेगा तो पोरस की सेना मिल जाएगी, बेनिफिट है इसमें। अच्छा भाई, सिकंदर ने कहा मेरा साथ दे दो तुम, और हम तुम्हारी बहादुरी से बड़ा प्रभावित हैं और तुम्हारा राज्य तुमको हम वापस कर देंगे। पोरस ने सिकंदर का प्रस्ताव मान लिया। अच्छा भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कोई दिल वाली दोस्ती ना है कि भाई तो मेरा भाई है, ये दोस्ती मतलब वाली है, ये राजनीतिक दोस्ती है, और राजनीतिक दोस्ती कब टूट जाए कुछ पता नहीं होता। अरे बीजेपी शिवसेना को देख लीजिए, टूट गई दोस्ती। अच्छा, इतनी पुरानी दोस्ती थी, टूट गई। तो राजनीति जो ना कर रहा है वो कम है। अच्छा, तो अभी यहां पर है कि आज दोनों साथ में आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इनकी जो फौजें हैं वो पहुंचती हैं झेलम से, ये आगे बढ़ते हैं और इनकी सेना आती है व्यास नदी के किनारे। अब जब ये लोग व्यास के किनारे पहुंचे, ठीक है, तो व्यास नदी के किनारे सिकंदर की सेना ने यह बोला कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिकंदर परेशान, आगे क्यों नहीं बढ़ोगे भाई? मालूम करवाया, क्या हो गया? मालूम चला कि सिकंदर के सैनिक डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। क्यों भयभीत हो गए सिकंदर के सैनिक? हुआ यह था कि धनानंद की जो फौज थी ना, इसकी जानकारी चंद्रगुप्त और उसके साथियों ने सिकंदर के सैनिकों तक पहुंचा दी थी। अब सच हो झूठ हो, सैनिक तो डरा हुआ था। अब बड़ी बात समझना जरा, चंद्रगुप्त मौर्य और इसके साथियों ने क्या जानकारी पहुंचाई उनके सैनिकों तक कि आगे देश के अंदरूनी भाग में एक ऐसा राजा है जिसके पास हाथियों की पूरी विशाल फौज है। अब कुछ हाथियों का जलवा सिकंदर के सैनिक देख चुके थे। सिकंदर के सैनिकों को लगा भाई साहब यही ये मरवा देगा सिकंदर। सिकंदर आया, जोशीला भाषण दिया, आगे बढ़ो सैनिकों, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा तुम्हारा। सैनिक बोले तू बोले अमर, हमने नहीं होना, अरे जान पे बनाइए। अच्छा, कबीलाई क्षेत्र है ये, और कबीलाई क्षेत्रों में होता है गोरिल्ला वॉरफेयर, छापा मार युद्ध पद्धति। अब जहां जहां से गुजर रहे थे छोटे छोटे कबीले थे। अब फौज जा रही है, अचानक से तीर आ रहे हैं, ढूंढो बेटा कहां से आ रहे हैं। खाना खा रहे हैं, तीर आ रहे हैं, जब तक ढूंढने के लिए निकले तब तक गायब, मार पीट के खत्म। तो ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर है ना, ये बहुत छका देता है सेना को। हमारी फौज ने ऐसा गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत देखा है नक्सलियों के द्वारा और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। और फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने भी उसी गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक को डेवलप किया अपने सोल्जर्स के लिए, कि अगर वो छिप करके हमला करते हैं तो हम भी छिप करके ही हमला करेंगे। पहाड़ी एरिया है यार, जंगली एरिया है, पहाड़ों और जंगलों में गोरिल्ला वॉरफेयर ही चलता है। जरा याद कीजिएगा शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच की फाइट, पढ़ा चुका हूं मॉडर्न में, वीडियो चेक करना आप लोग, प्ले लिस्ट में जाओ, मॉडर्न के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, चेक करो उनको एक बारी। अच्छा, तो अभी सिकंदर जो है ये परेशान हो गया और इसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम जो है कुछ समय के लिए रुकेंगे। अब इसी सिकंदर का सेनापति था, नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा दिया सेल्यूकस को और एक हिस्सा ये खुद लेकर के अरब सागर से होता हुआ फारस की खाड़ी से निकल करके ईरान की तरफ पहुंचा। कहां पहुंचा? ईरान की तरफ पहुंचा। और ईरान से फिर बगल में इराक है। अच्छा भाई, अभी यहां पर है क्या चीज कि इस ईरान जहां पर फारसी राज्य था, यहां पे विद्रोह हो रहे थे और सिकंदर का बेस था बेबीलोन में। बेबीलोन कहां पर? इराक के अंदर में है। सिकंदर का प्लान था कि यहां पर जो विद्रोह हो रहे हैं जरा इन विद्रोहों को खत्म करते हैं, फिर आगे सोचेंगे इंडिया के बारे में। किसको पता था कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीतने वाला सिकंदर एक मच्छर से हार जाएगा? और सिकंदर के बारे में बताऊं मैं आपको, उसकी मौत के बारे में बहुत लंबी डिबेट है। कोई कहता है कि जहर देख के मार दिया गया, कोई कहता है विष बुझा तीर लग गया, लेकिन जो बात मानी जाती है आज की डेट में पता क्या है? सिकंदर की मृत्यु हुई थी मलेरिया से, एक मच्छर के काटने से, जो सबसे ज्यादा मानी जाती है बात। आई बात समझ में? सिकंदर खत्म इस तरीके से। अच्छा, सिकंदर खत्म एक तरफ,
अलेक्जेंडर डेड कब मरा? 323 बीसी में, लिखवा दूंगा सारा, परेशान मत होइए। सिकंदर मर गया 323 बीसी में, और सिकंदर भारत के जो एरिया थे वो दे गया था किसको? अपने सेनापति को दे गया था। नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, अब जरा घटनाक्रम समझिएगा आप लोग कि एक तरफ सिकंदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन भारत की सीमाओं पर विदेशी आक्रमण का खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि सेल्यूकस बैठा हुआ है। और चंद्रगुप्त और चाणक्य इस बात को देख रहे थे कि जब तक मगध में धनानंद बैठा है तब तक आर्यावर्त सुरक्षित नहीं है। क्या करें फिर? करना यह है कि पहले इसको निपटाओ, और जब हमारी पावर बढ़ेगी तब हम टक्कर ले सकते हैं किससे? सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है भाई, एक बारी आप लोग फटाफट इसको देखिए, ठीक है, और हेडिंग करिए सिकंदर का हमला। हेडिंग करिए अटैक ऑफ अलेक्जेंडर। हेडिंग है अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर का हमला, और इसका ईयर लिखो 326 बीसी। ईयर लिखिए 326 बीसी। ठीक है, आगे लिखिए अलेक्जेंडर वाज रूलर ऑफ मैसिडोनिया। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। एक सेकंड रुकना जरा। सिकंदर मकदूनिया, अभी तो ये अलग देश है मैसिडोनिया, यूरोप के अंदर में है। मकदूनिया का राजा था। भारत पे इसने हमला कब किया था? 326 बीसी में। आगे लिखो, टीचर का नाम लिखो, इसके गुरु का नाम लिखो, और इसके गुरु का नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है भाई, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। इसका गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का गुरु कौन था? इसका टीचर कौन था? सुकरात, सोक्रेटिस। पूरा चैन है। ठीक है भाई। ओके, तो चाहो तो देख लेना इसको आप। ये सब यूनान के बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे सारे के सारे। अच्छा भाई, आगे लिखिए बैटल ऑफ हाइडेस्पस। लिखिए हाइडेस्पस का युद्ध। भाई हाइडेस्पस का मतलब कौन सी जगह हो गई? नदी है झेलम, और झेलम का ऋग्वैदिक नाम क्या था? वितस्ता। झेलम का ऋग्वैदिक नाम क्या था? वितस्ता। ध्यान रखना इस बात को, झेलम का ऋग्वैदिक नाम था वितस्ता। ठीक है, और जो सिकंदर के लोग हैं इन्होंने, सिकंदर के जो लोग हैं इन्होंने झेलम को क्या बोला? इन्होंने झेलम को बोला हाइडेस्पस। क्या बोला? झेलम को हाइडेस्पस बोला इन लोगों ने। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इसके नाम निकले हैं, झेलम, वितस्ता, हाइडेस्पस, एक ही बात है, एक ही बात है। ऋग्वैदिक काल में झेलम को वितस्ता कहते थे, सिकंदर ने क्या नाम रख दिया? हाइडेस्पस रख दिया सिकंदर के लोगों ने इसका नाम। जैसे सिंधु नदी का नाम क्या कर दिया इन लोगों ने? इंडस कर दिया। इंडस नाम यूनानियों ने रखा है सिंधु नदी का। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं हम लोग यहां से। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, और जीत हुई थी इसके अंदर में अलेक्जेंडर की। ठीक है भाई, इतना लिखिए। आगे चलते हैं। आगे लिखिए बैटल्स हो गए,
आप सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए थे। एक तो था निकया। निकया का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। निकया का मतलब होता है जीत का शहर। और एक शहर इसने बसाया था बुकाफेला, अपने घोड़े के नाम पर। इसका जो घोड़ा था वो भारत में ही मरा था। बुकाफेला सिकंदर का घोड़ा था, उसके नाम पे शहर बसा दिया। अच्छा भाई, आफ्टर दिस सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार किया था। ठीक है, और आगे लिखो, सिकंदर की मृत्यु इराक में हुई थी। कब हुई थी? 323 बीसी में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 बीसी में हुई थी, इराक में। ठीक है भाई, लिखिए इतना। इसके बाद में अगली हेडिंग करो आप लोग, चाणक्य। आचार्य चाणक्य की बात कर लें और फिर लेके चलता हूं मैं आपको मौर्य साम्राज्य की तरफ, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। पहले गुरु की बात कर ली जाए और फिर जो है इनके महान शिष्य की बात करेंगे। लिखिए भाई, आचार्य चाणक्य के बारे में लिखिए। ही वॉज टीचर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। ही वॉज टीचर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। TAXILA, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। हो गया? आगे लिखिए। ही रोट अ बुक अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। ही रोट अ बुक अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। रोट अ बुक अर्थशास्त्र, नाम बोर्ड पर देख लो, अर्थशास्त्र। आगे लिखो, यह पुस्तक राजनीति के विषय में है। दिस बुक इज अबाउट पॉलिटिक्स। यह पुस्तक राजनीति के विषय में है। दिस बुक इज अबाउट पॉलिटिक्स। आगे लिखिए। चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नामों से भी जानते थे। चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जानते थे। 2 और नाम है आचार्य चाणक्य के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में करिएगा, चाणक्य को पूर्व का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य इज नोन एज मैकियावेली ऑफ ईस्ट। इज नोन एज मैकियावेली ऑफ ईस्ट। पूर्व का मैकियावेली कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन था। जैसे हमारे यहां पर आचार्य चाणक्य थे राजनीति के बहुत बड़े चिंतक, वैसे ही पश्चिम में इटली के अंदर में हालांकि आचार्य चाणक्य से लगभग 1500 साल के बाद में हुआ था बंदा ये, लेकिन जैसे हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य थे, कुछ ऐसे ही विचार इसके भी थे पश्चिम में, मैकियावेली के। इटली में हुआ था। और मैकियावेली की एक पुस्तक है, इसकी एक बुक है और बुक का नाम है द प्रिंस। और ये भी राजनीति की बाइबल कही जाती है, मॉडर्न पॉलिटिक्स की बाइबल कही जाती है बुक द प्रिंस। ठीक है भाई, और इस पुस्तक का लेखक कौन था? मैकियावेली। ठीक है भाई, तो लिख दीजिए, आचार्य चाणक्य को पूर्व का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहां से। इसके बाद में आप लोग, ठीक है, चाणक्य के बारे में हो गया।
ठीक है, एक काम और करते हैं, भारत के 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, जरा उनकी बात कर लें, तब मौर्यों की तरफ चलेंगे। एक तो तक्षशिला, क्योंकि फिर मौका मिलेगा नहीं, अब नाम आ गया है तो बात कर लेते हैं, है ना। नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही बिहार में है, ठीक है। तक्षशिला कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान में है, जहां पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह का एरिया है, वहां पर जो है पड़ता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। ओके, चलिए स्क्रीन पर देखिए, 2 बातें हुई। इसके बाद में अगला मुद्दा है संस्थापक, फाउंडर। तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बताना चाहूंगा यहां पर कि तक्षशिला के फाउंडर का नाम ज्ञात नहीं है, यह अज्ञात है। और अगर कोई यह कहता है कि ना जी ना, पांडवों के परिवार में था तक्षक नाम का राजा, उसने स्थापित किया है, हिस्टोरियंस इसको रिजेक्ट करते हैं, पहले बता के चल रहा हूं, तो जाल में मत फंसना इसलिए। अब अगला प्रश्न है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों में सबसे पुराना कौन सा है? तो भाई साहब नंबरिंग कर देता हूं, बात ही खत्म हो गई। नंबर 1 2 3, अनडिवाइडेड इंडिया का या प्राचीन भारत में सबसे पहला जो हमारा विश्वविद्यालय था, दैट वाज तक्षशिला। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। इसकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश का शासक था, पाल वंश, यहां पर नाम लिख देता हूं। पाल वंश कहां पर था? बंगाल में। और कुमारगुप्त ये कौन से परिवार का शासक था? गुप्त वंश का राजा था कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है भाई। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। तो एक बात मैं ये बता दूं कि यहां पर डिबेट है, क्योंकि हम्मुराबी कोड ऑफ कंडक्ट, हम्मुराबी जिसका संबंध इराक के क्षेत्रों से है, हम्मुराबी का, तो वहां से जो कोड ऑफ कंडक्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो भी तक्षशिला के टक्कर के हैं। तो अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व के अंदर में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। यह डिबेटेबल क्वेश्चन है, किसी भी विश्वविद्यालय के माथे पर तमगा नहीं है इसका। हाँ, अलग अलग जो हम्मुराबी के लोग हैं वो कहते हैं जी हमारा था, हम हिंदुस्तान में कहते हैं जी हमारा था, तो उससे बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय ये था। अब अगर आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि वर्तमान में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, वर्तमान अगर शब्द जुड़ा हुआ हो, जवाब क्या होगा आपका? नालंदा, क्योंकि वर्तमान में ये भारत में तो नहीं है, पाकिस्तान में है। जैसे कंचनजंगा और K2 गॉडविन ऑस्टिन, अब भारत की सबसे ऊंची चोटी ओवरऑल तो K2 है, लेकिन क्या K2 हमारे पास है अभी? तो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है उसको। तो अगर प्रश्न आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और K2 ऑप्शन में है, तो फिर तो K2 टिक करो। और अगर यह पूछे एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, तो फिर कंचनजंगा सिक्किम वाली हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तो वही हमारे पास है। और हाँ, एवरेस्ट भारत में नहीं है नहीं तो आधा हिंदुस्तान जो है एवरेस्ट को तो भारत में मान के बैठा हुआ है। आज नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का बयान आया है कि भाई साहब लुम्बिनी तो नेपाल पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में है, और आप लोग कहते हो महात्मा बुद्ध भारत के थे। भैया बता दो महात्मा बुद्ध भारत के कैसे हुए? वो पूछा है हम लोगों से। अब उससे कौन ये पूछे? अगले उनका जन्म हुआ था उधर लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, ठीक है, अभी है नेपाल में। लेकिन ये भी समझ भाई कि गौतम बुद्ध की मृत्यु भारत में हुई है, और गौतम बुद्ध का जो पूरा अपना जीवन है, पूरा जीवन जो है वो भारत में बीता है। सबसे ज्यादा उनके उपदेश, शिष्य, उनकी 4 संगीतियां बौद्ध धर्म की सब भारत में हुई भाई। तो तुम्हारे यहां पैदा हो गए तो मतलब ठीक है, हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम हम ही को सौंप दो, तुम भी
बताओ, तुम्हारे यहाँ गौतम बुद्ध, तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन हमारा दावा ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो अभी एक्चुअली चीन का हाथ है ना पीछे में, तो मजे आ रहे हैं ना उसको कि चलो ठीक है हम भी, और जहां चीन ने साथ छोड़ा फिर हम पूछेंगे हाँ भाई क्या हाल चाल है बताओ। अच्छा चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, ओहो क्लास का समय भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलूंगा अब अगली क्लास में। आज मौर्यों से मुलाकात नहीं हो पाई हमारी आपकी, बट हमने बैकग्राउंड बना दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के आने का। भारत का पहला राजा जो संपूर्ण हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई, उससे मुलाकात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।